हाँ, तो शेखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक छोटी सी एक पेपर सीरीज लेकर आए हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे और ये आपके हर एग्ज़ाम के काम आएंगे। आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखिएगा और अपना आंसर भी दीजिएगा, क्या क्या किसके आंसर हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं। और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, ये क्वेश्चन हमारा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, कुछ घास के मैदान हैं और सबसे पहले ध्यान देना, घास के मैदान क्या होते हैं। ये देखिएगा, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से लेकर के अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा, और कर्क रेखा से उत्तर में जाओगे तो 66.5 डिग्री पर अगर बात करते हैं तो ये आपकी आएगी आर्कटिक वृत्त। तो ध्यान देना, जो भी घास के मैदान विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच में होते हैं, इनको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में। और जो घास के मैदान कर्क रेखा से आर्कटिक सर्किल या इस एरिया में होते हैं, उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो आपको यही बताना है कि कौन सा घास का मैदान उष्ण है, कौन सा शीतोष्ण है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करें डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कौन सा सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है। तो आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच से यहाँ से एक रेखा जाती है, मकर रेखा। तो मकर रेखा के उत्तर में जो घास के मैदान होंगे उष्ण, और मकर रेखा के नीचे होंगे वो शीतोष्ण होंगे। तो डाउन्स घास का मैदान बच्चे कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे है। इसीलिए डाउन्स बिल्कुल आपका क्या हो गया, गलत हो गया है। ये आपका उष्ण नहीं बल्कि डाउन्स घास का मैदान आपका कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। रही बात स्टेपीज, स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है, इस साइबेरिया के अंदर है। सुन रहे मेरी बात, बोलिए। या अगर बात करते हैं सेल्वास, ये दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका में ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अमेजन नदी बेसिन में है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो आपका आंसर यहाँ पे डाउन्स होगा, डाउन्स शीतोष्ण है, न कि उष्ण बच्चे। और भी घास के मैदान देखोगे तो आप देखोगे प्रेरी घास का मैदान नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास का मैदान हो गया। एक अगर हम बात करते हैं वेल्ड घास का मैदान, ये अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में। अगर बात करते हैं कैंटरबरी, तो कैंटरबरी भी एक घास का मैदान है, ये न्यूजीलैंड के अंदर है। कहाँ पे, ये न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी घास का मैदान हो गया है, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, और भी कई घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे सवाना घास का मैदान, तो सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका के अंदर है। सवाना कहाँ पे है, पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सवाना घास का मैदान हो गया। पंपाज की बात करें, देखिए 2 घास के मैदान, एक पंपाज है, एक कैंपोज है, एक लानोज है। तो लानोज घास का मैदान अगर हम बात करते हैं, ये वेनेजुएला के अंदर है। कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में। पंपाज घास का मैदान अगर बात करते हैं, तो पंपाज घास का मैदान आपका आएगा बच्चे कहाँ पे, ये आएगा अर्जेंटीना के अंदर। कहाँ पे होगा, अर्जेंटीना के अंदर पंपाज घास का मैदान है, लेकिन ये शीतोष्ण है। कैंपोज अगर बात करें तो कहाँ पे आएगा, ये ब्राजील के अंदर आएगा। तो ये कुछ विश्व के घास के मैदान हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है
कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। देखिए वायुमंडल की आप अगर देखें तो कितने परतें हैं, 5 परतों में पृथ्वी के वायुमंडल को बांटा जाता है। अगर बात करते हैं 5 कौन कौन से पृथ्वी के सतह पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया क्षोभ मंडल होती है। कौन सा मंडल सबसे नीचे है? क्षोभ मंडल। फिर अगर ऊपर जाते हो तो दूसरा मंडल आपका आएगा समताप मंडल होगा। तीसरा अगर बात करते हैं तो आएगा मीजोस्फीयर जिसे कहते हैं मध्य मंडल। और चौथा आपका होगा यहाँ पे जिसे हम कहते हैं आयन मंडल। और इससे ऊपर आपका होगा बच्चे बहिर्मंडल। आ रही बात समझ में? लेकिन इनमें से ध्यान देना, जो 3 परतें ये नीचे की है इसी को हम कहते हैं सममंडल। सममंडल के नाम से जानते हैं होमोस्फीयर। और जो ऊपर 2 परतें हैं इसको हम कहते हैं विषम मंडल, या जैसे हम कहते हैं हेट्रोस्फीयर। तो यहाँ पे बात कर रहा है सबसे ठंडी कौन सी हो, तो देखिएगा ट्रोपोपॉज मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोपॉज मतलब समताप मंडल, मेसोपॉज का मतलब बच्चे आपका मध्य मंडल, और थर्मोपॉज का मतलब आपका आयन मंडल। आयन मंडल को ही कह रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिएगा जब भी आप वायुमंडल देखिए, समस्त मौसमी संबंधी घटनाएं जितनी भी होती है सब कहाँ होती है? ये क्षोभ मंडल में होती है। और यहाँ पे ध्यान देना, क्षोभ मंडल में आंधी तूफान समस्त जो भी, लेकिन क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर आपका तापमान में क्या होता है? गिरावट आता है। और इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? ध्यान देना, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा तक आते आते टेम्परेचर -40 या -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन जैसे समताप मंडल, यही समताप मंडल दूसरा मंडल है जिसमें मदर ऑफ पर्ल नामक क्लाउड भी पाया जाता है। और यही समताप मंडल में ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसी में ओजोन लेयर है, 20 से 35 या 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन लेयर है। और इस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रे को क्या करती है? रोकने का काम करती है। इसी मंडल को हम रसायन मंडल के नाम से भी जानते हैं। समताप मंडल को क्या कहते हैं? रसायन मंडल, कीमोस्फीयर मतलब। और कीमोस्फीयर में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होती है बच्चे? वृद्धि होती है टेम्परेचर में, और यहाँ जाते जाते 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। देखो क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में फिर वृद्धि, और जैसे मध्य मंडल में जाते हैं तो मध्य मंडल में तापमान में फिर कमी। और यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किसमें? मध्य मंडल में। और बताएगा, और ऊपर वाले जो दोनों मंडल हैं इन दोनों को हम ताप मंडल या थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता है। इसीलिए -100 डिग्री सेल्सियस तापमान किसका है? मध्य मंडल का है। और इसमें एक बादल भी पाए जाते हैं, क्लाउड है जिसका नाम है नक्टिलूसेंट क्लाउड। कौन सा क्लाउड बोला मैंने? नक्टिलूसेंट। मदर ऑफ पर्ल तो आपका समताप मंडल में, नक्टिलूसेंट क्लाउड पाया जाता है मध्य मंडल में। तो देखिए -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है ना। तो इसीलिए सबसे ठंडी परत आपकी होगी मेसोपॉज या मीजोस्फीयर तक। मतलब आ रही बात समझ में? बोलो। मध्य मंडल मतलब। मेसोपॉज का मतलब क्या हो रहा है? देखिए क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फीयर, इसकी सबसे ऊपरी सीमा को हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, इसकी सबसे ऊपरी सीमा को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। और इसको कहते हैं मेसोपॉज, जो सबसे ऊपरी सीमा मध्य मंडल की है। तो मेसोपॉज तो आपका आंसर होगा सी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और ये कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति का मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है? महंगाई होती है। क्या होती है? महंगाई। अगर मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा है, आ रही बात समझ? और मार्केट में मतलब जैसे मैंने कहा कि आरबीआई ने क्या कर दिया? आरबीआई ने बैंक रेट को क्या कर दिया है? बैंक रेट कम कर दी। तो व्यापारिक बैंक
आरबीआई से पैसा ज्यादा लेंगे तो वो अपने ग्राहकों को ज्यादा देंगे। जिस तरह से मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो जाएगा और मार्केट में वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो मार्केट में महंगाई आ जाती है। इसीलिए मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई और इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में से। तो ये कह रहे हैं कि जब देश के अंदर महंगाई होती है तो इन पर क्या क्या, किसको लाभ पाता है, किसको प्रॉफिट होता है। अब बताएगा जो आपका साहूकार होगा, सुन रहे हो ना मेरी बात, साहूकार जो होगा, क्या लिखा हुआ है, हाँ चलो देखेगा, साहूकार जो होगा इसके पास तो पैसे ऑलरेडी है, इसको तो वैसे कोई नहीं। साहूकार का मतलब अगर मैं बात करता हूं जो पैसे वाला, ऋणदाता की बात कर लेते हैं, तो ऋणदाता का मतलब वो महंगाई में उसके पास तो पैसा है ही, लेकिन वो क्या देगा, दूसरों को ऋण देगा, तो उससे क्या हो रही, कमी हो रही ना पैसे की, तो ये नहीं हो सकता। ऋणी का मतलब अगर महंगाई है, सबके पास पैसा है, तो जो ऋण लेने वाला होता उसको हर जगह से क्या है, पैसा मिल जाता है, ऋण मिल जाता है, तो ऋणी को क्या होता है बच्चे, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है महंगाई में, क्योंकि इसको हर जगह से बैंक आसानी से लोन दे देते हैं, क्योंकि बैंक अपने कस्टमरों को ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं। बचत खाता अकाउंट रखने वाले, मतलब देखिए जो सेविंग अकाउंट्स वाले होते हैं, सरकार का अगर खाते की बात करें तो ये भी क्या होगा बच्चे, कमी होगी। और आज के पेंशनर, अरे पेंशनर को तो हानि ही होगी बच्चे, क्योंकि महंगाई होगी, वस्तुओं की कीमतें आसमान छुएगी, लेकिन पेंशन थोड़ी ना बढ़ रही है, तो पेंशनर को तो बच्चे क्या होगी, हानि होगी, लेकिन ऋणी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए याद रखना है, ठीक है ना। तो महंगाई में समझ गए ना क्या क्या होता है, मुद्रास्फीति, जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा, आर्यवसम, तो महंगाई हो जाएगी। और याद रखना क्रय शक्ति क्षमता क्या हो जाती है, पैसे की कम हो जाती है, और महंगाई में मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता क्या कम, और दूसरा मैंने कहा था कि मुद्रा की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपको याद रखना बच्चे, बोले ना। अरे जब महंगाई होगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति, माना 10 रुपए के आज 6 केले आते हैं, और इतनी महंगाई हो गई कि 10 रुपए के कितने, 4 केले आ रहे हैं, तो रुपए की क्रय शक्ति क्षमता क्या हो रही, कम हो रही ना, रुपए की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही ना। तो महंगाई में क्या हो जाता है, हमेशा रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, या उसकी क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है। तो आपको यहाँ पे तो लाभ बताना था, तो ऋणी को महंगाई के समय क्या होती है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, राज्यसभा की सीटें आपको दे रखी है। देखिए राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य में हैं, तो याद रखना राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर 31 है। और सबसे कम अगर पूछा जाता है तो एक राज्य में नहीं, अगर हम बात करते हैं जो आपका नॉर्थ ईस्ट हम बना देते हैं इस तरह से, ये हो गया, ये हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम। अब देखिएगा राज्यसभा की सबसे कम सीटें कहां पर हैं। अरुणाचल में अगर बात करता हूं तो 1 सीट है, मेघालय में 1 सीट है, नागालैंड में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, त्रिपुरा में 1 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है। इधर यहाँ पे भारत में बात करें तो गोवा में 1 सीट है ना। तो देखिएगा पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है। देखिएगा एक एक सीटें इतने जगह है, और सबसे ज्यादा का उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा जो है, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे हम सीटों को मिलान करने को आपको दे रखी हैं, सबसे ज्यादा सबसे कम हम बता दें, गुजरात में, कर्नाटक में, केरला में, ओडिशा में आपको मैच करना है। तो देखिए कि केरल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो केरल के अंदर राज्यसभा की कुल कितनी सीटें होगी, आप बताएगा, इसका आंसर मुझे चेक करके बताएगा जरा जल्दी जल्दी कि कहां पे कितनी सीटें हैं, क्या है, कैसा है, बताइएगा, बोले बच्चे। केरल के अंदर राज्यसभा, चलो पहले गुजरात देख लेते हैं।
गुजरात के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? गुजरात में 11 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कितनी सीटें होगी? 12 सीटें। केरला में बात करें तो केरला में कितनी सीटें हैं? 9। उड़ीसा में कितनी हैं? 10। तो देखिएगा, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का कितना है बच्चे? 4। तो ये आपका सी आंसर होगा यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा की अगर बात करते हैं, यहां पे देखना जरा, एक तो हम पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, एक तेलंगाना की बात कर रहा हूं, एक असम की बात कर रहा हूं। असम इसलिए कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में राज्यसभा की एक एक सीट थी, लेकिन असम के में राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और जब 7 सीटें हैं तो पंजाब के अंदर भी 7 हैं, ध्यान देना, तेलंगाना के अंदर भी 7 हैं, असम के अंदर भी 7 हैं। तो देखिएगा 7-7 सीटें यहां पे है। लेकिन मैचिंग अगर ऑप्शन बेस पे चलना है तो ये आपका आंसर होगा। सबसे ज्यादा यूपी, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 19, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में 18, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। आपके उत्तराखंड में राज्यसभा की कितने सीटें? 3। दिल्ली में भी 3। बोले हिमाचल प्रदेश में भी अगर बात करता हूं, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, एचपी हो गया, एचपी में भी 3 राज्यसभा की सीटें हैं। चलेगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा यहां पे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ेगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि भारत में लोकपाल एवं लोक आयुक्त, देखिएगा अच्छे से समझना, कि स्थापना का सुझाव किसने दिया था? लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव भारत में किसने दिया था? तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, सरकारी आयोग ऑप्शन नंबर ये है, लेकिन इसने नहीं, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारी आयोग का गठन, इसका गठन अगर हम बात करते हैं 1983 में हुआ था और इसने अपने रिपोर्ट 1987-88 में दिया था। इसमें सरकारी आयोग में 3 सदस्य थे। ये केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को मजबूत करने के लिए इसका गठन किया गया था, है ना। और इसी आगे बात करते हैं विधि आयोग। विधि आयोग तो बच्चे लॉ कमीशन की जो मैं बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा लॉर्ड मैकाले के टाइम पे, है ना, 1833 के अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश काल में पहला एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जब लॉर्ड मैकाले के समय की बात करो। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग, अब देखिएगा देश के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, अभी तक 2 एआरसी का गठन हुआ है। कितना? एआरसी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और एक दूसरा सेकंड एआरसी की बात कर रहा हूं। तो देखिए, प्रथम एआरसी का गठन 1966 में हुआ था और दूसरा एआरसी का गठन 2005 में हुआ है। पहले एआरसी के गठन जब वो 1966 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष याद रखना, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसके द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। कौन थे? वीरप्पा मोइली, है ना। और इसका गठन इसलिए किया गया कि बताइए कि बल्कि हमें इससे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कि प्रशासनिक कार्यों में कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे सुधार हो, इसके लिए इनका गठन किया गया। तो हम बात कर रहे हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। बाद में मोरारजी देसाई जी केंद्र में मंत्री बनते हैं और इस आयोग के अध्यक्षता पद रिक्त हो जाता है। इसीलिए मोरारजी देसाई की जगह अगले जो अध्यक्ष इसमें बनते हैं, ये बनते हैं के हनुमंतैया। हनुमंतैया, के हनुमंतैया को फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, प्रथम तो लोकपाल लोक आयुक्त की बात कर रहे हैं, सुझाव दिया था। तो इन्होंने कहा था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कि अगर हमें प्रशासनिक कार्यों में रिफॉर्म करना, सुधार करना है, तो क्यों ना हमें एक
लोकपाल लोक आयुक्त का गठन कर देना चाहिए। लोकपाल लोक आयुक्त का गठन कर देना चाहिए। केंद्र स्तर पर आज हम जिसे केंद्र स्तर पर लोकपाल कहते हैं और राज्य स्तर पर जिसे हम लोक आयुक्त कहते हैं, तो ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश दी थी। आप देखिएगा आरटीआई की बात करते हैं, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम, ई गवर्नेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लाए गए हैं बच्चे, है ना। लेकिन यहां पे एक चीज और ध्यान देना कि हमारे यहां सबसे पहले लोकपाल लोक आयुक्त का गठन, इसे ओम्बुड्समैन कहा जाता था। क्या? ओम्बुड्समैन। और इसकी शुरुआत, ओम्बुड्समैन की शुरुआत 1809 में सबसे पहले कहां हुई थी? ये स्वीडन के अंदर इसको शुरू किया गया था, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए। मतलब तो ओम्बुड्समैन के नाम से स्वीडन में 1809 में इसका गठन हुआ, और भारत में इसी ओम्बुड्समैन का नाम को लोकपाल लोक आयुक्त जो नाम दिया है, ये एलएम सिंघवी साहब के द्वारा दिया गया था। एलएम सिंघवी ने कहा कि हम इसे लोकपाल, केंद्र स्तर पर राज्यों में लोक आयुक्त के नाम से जानेंगे, तो उन्होंने इसका नामकरण दिया था। और भारत में पहली बार संसद के अंदर 1868 में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। इसके बाद लोकपाल लोक आयुक्त अधिनियम संसद ने जो एक्ट है ये 2013 में पास किया, और जिसे 2014 से क्या कर दिया, लोकपाल को लागू कर दिया गया। और भारत की 2019 में पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त कर दिया गया था। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए प्रथम प्रशासनिक, अगर देखो प्रशासनिक सुधार आयोग दिया है, अगर प्रथम और द्वितीय अलग अलग देता तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर ही लोकपाल लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाव इसने दिया था। तो ये आपका आंसर था बच्चे, क्योंकि बहुत लंबे आंसर समझाने में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है ना। क्लास में कभी चलेगा तो हम समझाएंगे आपको कि क्या है कैसा। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया था? चालू खाते पर, देखिए ये कह रहा है चालू खाते पर, है ना। देखिएगा एक चालू खाता है और एक आपका हम बात करें पूंजी खाता है, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर। और अगर बात करते हैं एक आपका आएगा जिसे हम कहते हैं व्यापार खाता, तो एक आपका है व्यापार खाते पर। अब परिवर्तनीयता क्या होती है समझना पहले जरा। ये कह रहा है चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष घोषित किया गया था? 1994, 1996, 1998, 2001। तो सबसे पहले पूर्ण परिवर्तनीयता होती क्या है बच्चे बताइएगा? भारत के रुपए को किसी विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में आसानी से परिवर्तन करना। मैंने क्या कहा? भारतीय रुपए को किसी विदेशी मुद्रा में और किसी विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में आसानी से पूर्ण रूप से परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? परिवर्तनीयता कहलाता है। और याद रखना चालू खाते पर, व्यापारिक खाते पर क्वेश्चन चालू खाते पर पूछा है, तो इसका आंसर आपका होगा 1994 में। तो पहली बार भारत में चालू जो आपका रुपए की परिवर्तनीयता है, ये चालू खाते पर कब इसको रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कर दिया गया था? 1994 में। लेकिन अगर बात करते हैं 1994 आंसर होगा चालू खाते। अगर व्यापारिक खाता पूछा जाता है तो व्यापारिक खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता कब किया गया? 1992 में। लेकिन अगर पूंजी खाता पूछा जाता है तो पूंजी खाते पर अभी तक भी कोई रुपए की परिवर्तनीयता नहीं की गई है, यह अभी याद रखना बच्चे, है ना। तो भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा को भारतीय रुपए में आसानी से उसको पूर्ण रूप से परिवर्तन करना ही परिवर्तनीयता कहलाता है। तो चालू खाते पर ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, और आपके स्क्रीन पर है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है, मतलब इनमें से कौन कौन सी किताबें बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखी गई है? हु आर शूद्राज,
ये बाबा साहब अम्बेडकर की बुक है। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये द बुद्धाज एंड हिज धम्मा, ये भी उनकी पुस्तक है, बुद्ध और उसके धम्म पर। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिएगा जाति पर लिखी हुई। और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की बुक है। तो देखिएगा पत्रिकाएं, तो बहिष्कृत पत्रिका आपने देखा है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने अंतिम समय में क्या है बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे अथक प्रयास किए थे, अपने एक अलग पार्टी बनाई थी, वही बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया है, जिन्हें भारत के संविधान का मनु कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है, वही बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक यह है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा हल्की सी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो पढ़िएगा जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ठीक है ना। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है। संरक्षण अधिनियम अगर बात करते हैं तो ये 1993 का है बच्चे। कब? 1993 का है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का है ना। लेकिन इस संशोधन में, इस अधिनियम में 2006 में और एक 2019 में, इसमें 2 बार कभी तक क्या हुआ है, इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है। किसमें? राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में और राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूएनओ के द्वारा सार्वभौमिक मानव अधिकार की जो घोषणा की है, सार्वभौमिक है ना, सार्वभौमिक विश्व स्तर पर मानव अधिकार की जो घोषणा की है, मानव अधिकार की घोषणा है ना, ये कब? 10 दिसंबर 1948 को की थी, है ना, 10 दिसंबर 1948। इसलिए आज 10 दिसंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया जाता है। कब ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है ना। लेकिन जो राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC है, एक मानव होने के नाते जो उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम अगर बात करें तो 1993 का है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ है? तो गठन याद रखना 12 अक्टूबर 1993 को इस आयोग का क्या हो जाता है? गठन हो जाता है। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। कितने? एक अध्यक्ष होता है। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करते हैं 7 इसमें अंशकालिक सदस्य या पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 7 इसमें पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिएगा 7 और 5 कितना? 12 और 1 13। NHRC में कितने सदस्य टोटल होते हैं? 13 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो 13 सदस्यों से मिलकर ये बनता है, इसे याद रखना। लेकिन मानव अधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है बच्चे। कैसे है? संवैधानिक, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि इसको संसद ने अधिनियम बनाकर इसको गठित किया है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था? संशोधन विधेयक 2019 के आयोग के अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त हो सकता है? तो देखिए 2019 से पहले जब संशोधन नहीं हुआ था तो इसमें था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष पूर्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे, बोले ना, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होंगे वही आपके CJI चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन करके कह दिया गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश क्या हो सकते हैं?
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो यही कहा गया था। तो देखिए कौन अध्यक्ष हो सकते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल हो सकता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बिल्कुल हो सकता है, ये और भी दोनों। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ये आपके क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। और इसमें टोटल सदस्य की हम बात कर रहे थे कितने, 13। 5 पूर्णकालिक होते हैं, 5 में से देखिएगा एक तो अध्यक्ष हो गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड या अन्य न्यायाधीश है ना। और दूसरा नंबर पर अगर मैं बात करता हूं, एक व्यक्ति क्या होना चाहिए, किसी सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश मतलब। और तीसरे नंबर पर बात करता हूं, किसी राज्य के हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और 1 2 3, और इसमें अगर बात करता हूं, है ना, 5 थे ना, 3 लोग मानव अधिकार से संबंध रखने वाले लोग होने चाहिए, और इन 3 में से एक महिला होनी चाहिए। लेकिन 2019 में जब संशोधन न हुआ था, उससे पहले यहां पे 5 पूर्णकालिक सदस्य नहीं थे बल्कि 4 थे, क्योंकि 4 मतलब 1 2 और 2 अन्य मानव अधिकार से संबंध रखने वाले लोग। लेकिन यहाँ पे 3 कर दिया गया है, एक महिला होनी चाहिए, है ना। तो ये 2019। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं, इनका अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल पहले कितना था और वर्तमान में क्या है, तो ये आप हमें कमेंट करके बताओगे कि कितना कार्यकाल इनका होता है, जल्दी जल्दी बताना जरा, ठीक है ना। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्या है, सदस्य हो सकते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, हम आपको अलग से इसे एक दिन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये तो सभी बता सकते हैं। वित्त आयोग एक निकाय है, वित्त आयोग एक निकाय है, आपको पता है जो फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग है, ये भारत के संविधान में आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय तो है ही, क्योंकि ये संविधान में आर्टिकल 280 में इसका उल्लेख है, तो संवैधानिक निकाय तो है ही खैर। लेकिन अगर बात करता हूं देश के अंदर एक वित्त आयोग का गठन, लेकिन जो वित्त आयोग है इसमें एक अध्यक्ष और 4 इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है अभी, एन.के. सिन्हा हैं। लेकिन 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और वो जो 16वें वित्त आयोग का गठन जो है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका गठन हो चुका है 16वां वित्त आयोग, लेकिन एक काम कब से करेगा, जब 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा, 2026 के आसपास ही खत्म होगा, 2026 से 16वां वित्त आयोग काम करेगा। लेकिन इसी प्रकार से राज्यों के अंदर एक वित्त आयोग होता है, और राज्य वित्त आयोग की अगर मैं बात करता हूं, राज्य फाइनेंस कमीशन, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत है, ये तो पंचायती राज के लिए, और आर्टिकल 243 वाई ये नगर निकाय के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था फर्स्ट, और जिसने कार्य करना 1952 से लेकर के 1957 तक किया है, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी साहब थे। तो देखिएगा 15वां वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग, और अभी 16वां वित्त आयोग का गठन कर दिया गया, जो 2026 से काम करना शुरू करेगा बच्चे। तो ये कह रहा है एक कैसे निकाय, संवैधानिक तो है ही, लेकिन ऑप्शन बेस पे चलेगा, तो ये अर्ध न्यायिक और सलाहकारी निकाय है, ये आपको याद रखना है। ये भारत के वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करता है। यह राष्ट्रपति को वित्त से संबंधित तार्किक सलाह अगर राष्ट्रपति मांगे तो उसको एडवाइस देता है। वो सब कौन करता है, देश का वित्त आयोग करता है। तो ये ध्यान रखना, वित्त आयोग कैसे निकाय है, अर्ध न्यायिक और सलाहकारी। मतलब वित्त आयोग जो भी सिफारिश देता है वो सरकार के लिए एक एडवाइस के रूप में है, एक सलाह के रूप में है ना। तो इसीलिए इसे याद रखेगा बच्चे। अगला क्वेश्चन देखेगा, आपके स्क्रीनिंग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में
अध्यक्षात्मक, देखिएगा भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में है, और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है ये यूएसए के अंदर है ना। लेकिन जब संविधान बना रही थी तो हमने अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली थी। लेकिन हमारे संविधान में जो हमने लिया है ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया हमने संसदात्मक शासन प्रणाली? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है बच्चे। कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है, लेकिन हम अमेरिका से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं ली। देखिएगा क्या कह रहा है, संसद सरकार पर निर्भर करती है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है, सरकार संसद पर निर्भर करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। अब बताएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहा हूं मैं, आप भारत की तुलना मत करना। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? आप बताइए, क्या संसद सरकार पर निर्भर करती है? ये तो आपको पता है कि भारत में है। और संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब कि संसद से ही भारत सरकार का गठन। अभी देखिए चुनाव हुआ ना लोकसभा का, तो अगर सरकार बन रही तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच से ही सरकार बन रही है। तो जो कार्यपालिका का गठन संसद से ही हो रहा है, तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? बोले, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधायिका के प्रति होगी ना? बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ तो है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। वहां संसद, सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव असेंबली अलग और सरकार अलग। वहां का राष्ट्रपति वगैरह वगैरह जो कार्यपालिका वहां से नहीं चुना जाता वो अलग है और यहाँ अलग। और हमारे यहाँ जो कार्यपालिका वो संसद के बीच से ही चुनी जाती है। तो हमारे यहाँ संसदात्मक है, यहाँ अध्यक्षात्मक है। तो सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, और सरकार संसद पर ही निर्भर होती है। कहां पे? संसदात्मक शासन प्रणाली में। तो ये भारत के अंदर है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है ना? देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? आप देखिए, कई बार हम पढ़ते हैं कि अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन हैं। रेड इंडियन अमेरिका का मूल निवासी है। लेकिन हम बात करें प्रजातियों की, तो देखिएगा कॉकसाइट प्रजाति क्या होती है। कॉकसाइट प्रजाति, जब इनका प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है तो इसे श्वेत प्रजाति के नाम से जाना जाता है। श्वेत, और ये कहाँ है? ये आपके जो यूरोप में है, यूरोपियन मतलब कहाँ है? यूरोपियन जो प्रजाति है ये आपका श्वेत प्रजाति हो गया। अगर निग्रोइड की बात करें, जिसे हम काली प्रजाति कहते हैं, और काली वर्ण के आधार पर, कलर के आधार पर, और यही जो है ये अफ्रीका के अंदर है बच्चे। कहाँ है? अफ्रीका में जो है ये निग्रोइड प्रजाति है। मंगोलाइड प्रजाति, इसे हम पीत वर्ण कहते हैं, या पीत मतलब ये पीले रंग के होते हैं, और पीले रंग के मतलब, और ये कहाँ पे है? ये एशियाटिक प्रजाति है, एशिया के अंदर जो है मतलब। तो याद रखना, जो आपके अमेरिका के अंदर जो प्रजाति है वो है ना, उसका विकास मंगोलाइड से ही है मतलब। तो निवासी जो रेड इंडियन है वो मंगोलाइड हैं। तो अमेरिका के मूल निवासी जो हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर रेड इंडियन जो हैं ये आपके कहाँ? मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति जो आपने देखा होगा, जो तिब्बती या भोटिया दिखते हैं, जिनकी आंखें उभरी हुई होती है ना, ये हल्के पीले रंग के होते हैं, गोल मटोल से होते हैं, गोलू मोलू टाइप के। आर्य बात समझ में? कॉकोसाइट, यूरोप के अंदर जितने भी श्वेत लोग हैं जिनकी नाक लंबी, ऊंचे हाइट वाले है ना, ये सब आपके क्या श्वेत रंग के यूरोपियन लोग। सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? कॉकोसाइट प्रजाति पाई जाती है। यूरोप के अंदर इसका सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। लेकिन निग्रोइड जो अफ्रीका के अंदर है, काली प्रजाति, घुंघराले बाल वाले होते हैं। आर्य बात समझ में? चौड़े ओंठ वाले। तो ये आपका, लेकिन अमेरिका की बात कर रहा है तो मंगोलाइड से है मतलब। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिएगा, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीनिंग पर है। ये क्या कहता है? ये कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिएगा, पहला कह रहा है कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी मुख्य बंदरगाह है।
बिल्कुल सही है। कोलकाता बंदरगाह भारत का एक नदीय बंदरगाह है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आती है, उसकी दो धाराएं यूं बन जाती है। ये बांग्लादेश में जाती है गंगा, इसी को पद्मा कहा जाता है। लेकिन एक धारा यूं आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, हुगली। तो याद रखना, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हुगली नदी पर ही कोलकाता बंदरगाह है। ये सही है। कोचीन का बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। बिल्कुल, जो केरला जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप है। आपने दो झीलें देखा होगा, अष्टमुडी और बेम्बनाद। बेम्बनाद झील के अंदर क्या है, वेलिंगटन द्वीप है। तो उसी पर बसा हुआ वहीं पे तट पर कोची बंदरगाह है। अरे कोची बंदरगाह, कोची को हम अरब सागर की रानी कहते हैं, केरला के अंदर ये बंदरगाह है, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र में 3 मुख्य बंदरगाह है। अरे भाई, महाराष्ट्र में कैसे 3 मुख्य बंदरगाह है? महाराष्ट्र का जो तट है, आपने एक तो मुंबई बंदरगाह देखा है महाराष्ट्र के तट पर, जो भारत का सबसे बड़ा सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन इस पर कार्यभार ज्यादा था, तो यहीं पे नवा शोभा या जेएल नेहरू बंदरगाह भी बनाया गया था। लेकिन यहाँ तो 2 है मुख्य। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं मुंबई के तट पर, तो 53 यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट हैं, बच्चे बंदरगाह हैं। तो इसीलिए ये आंसर तो मुझे गलत लग रहा है, ये नहीं हो सकता है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का निजी क्षेत्र का मुख्य बंदरगाह, बिल्कुल। और मुंद्रा बंदरगाह कहां पे है? जो कच्छ की खाड़ी है ना, तो कच्छ की खाड़ी में ही एक छोटा बंदरगाह है, जिसे हम कहते हैं मुंद्रा बंदरगाह। और मुंद्रा बंदरगाह निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, तो ये भी सही है बच्चे। तो बताए 1 2 4, 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीनिंग पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? देखो, ये मिनिस्ट्री पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी बच्चा। जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाता है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो याद रखना, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री साहब होते हैं बच्चे, बोले। और ये किसके अंतर्गत आ रहा है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा, इसमें एक चीज और ध्यान देना कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है, इसका गठन जो अब पूछा जाए तो 11 मई सन 2000 को इसका गठन हुआ था। तो अब इस राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ 11 मई 2000। तो देखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। और इसका गठन ये हुआ था, तो आपको याद रखना है ना। और मंत्रालय ने बच्चा, अगला देखिएगा 14 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ घिरा हुआ है? अब देख लीजिएगा भाई, असम की बात कर रहा है ये, और असम की बात कर रहा है, तो आपको पहले नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो सिक्किम हो गया है, क्या हो गया है? सिक्किम हो गया है। ये आपका यहां से बात करें, ये है ना, ये, और यहाँ पे ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है, ये नागालैंड हो गया है, ये मणिपुर हो गया है, ये मिजोरम हो गया है, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया। तो देखिए, असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी 7 सिस्टर में से 6 के साथ सीमा साझी कर रहा है। तो 6 तो हो गए, अरुणाचल, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5 और मेघालय 6 तो हो गए ये। लेकिन यहां से बच्चे ये यहां तक जो जा रहा है ना, ये तो इधर आपका कौन है? वेस्ट बंगाल भी तो है, तो पश्चिम बंगाल भी है। तो बताइए कितने से घिर रहा है? आपका आंसर हो जाएगा 7 से। असम भारत का एक राज्य है जो 2 और या तो ये देखिएगा, असम भूटान से भी सीमा बनाता है। कहां से? भूटान से भी सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय, और आपकी बांग्लादेश से भी सीमा बना रहा है। और 2 जगह से बांग्लादेश से असम सीमा बनाता है, एक तो यहां से और एक यहां से।
तो देख लिया ना, तो ये असम की हम बात कर रहे थे, तो इतना ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? हाल ही में अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? वेरी वेरी मोस्ट। अभी आपने देखा है कि 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। 18वीं लोकसभा का चुनाव 543 सीटों के लिए हुआ है। कितने सीटों के लिए हुआ? ये 43 सीटों के लिए, ठीक है ना। और इसमें से आप देखोगे 18वीं सीट में से बात करते हैं तो ये कह रहा है कि अनारक्षित सीट से आदिवासी महिला सबसे छोटे उम्र की। इसमें आपका आंसर होगा, ये आएगा प्रियंका जारकी होली। प्रियंका जारकी होली, ये आपके, अगर हम बात करते हैं, ये सबसे छोटे उम्र में अभी लोकसभा के अंदर सांसद जीत कर आई है 27 वर्ष में। और ये कहां से? ये कर्नाटक के अंदर से चुनकर आई है बच्चा। बोले कहां का प्रतिनिधित्व करेगी? कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि ये कर्नाटक के अंदर से इस बार क्या है? जीत कर आई है। आर्य बस में कितने साल की है? 27 साल की। कर्नाटक के अंदर अगर लोकसभा सीट पूछी जाए तो चिक्कोड़ी लोकसभा सीट है बच्चे, बोलो ना। तो चिक्कोड़ी लोकसभा सीट जो है, इसी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रही है कौन? प्रियंका जारकी होली। और आपके पास एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बताइए, ये भी मैं बता देता हूं कि सूरत, कहां? सूरत लोकसभा सीट से एक निर्दलीय प्रत्याशी, निर्विरोध चुनकर आए जो प्रत्याशी हैं, उनका नाम क्या है ना? उसका नाम आप कमेंट में नोट करके भेज सकते हैं। तो आप बताना मुझे, सूरत से अभी 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुनकर एक प्रत्याशी आए हैं, और सबसे छोटे उम्र की 27 साल की कर्नाटक के चिक्कोड़ी से 18वीं लोकसभा में 543 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं, इसमें प्रियंका जारकी होली ये अभी चुनकर आई है। निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, बोल निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिएगा। गुजराती, कन्नड़, उपयुक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकी भाषा का मतलब होता है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? शास्त्रीय भाषा है ना, शास्त्रीय भाषा मतलब ऐसी भाषा जिसमें प्राचीन ग्रंथों को लिखा गया है, एक स्वतंत्र व्याकरणिक भाषा है, जिनका इतिहास आज से लगभग 1500-2000 साल पहले से है। तो कितनी भाषाएं? तो याद रखना, वैसे तो टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा अभी तक सरकार ने दिया है। और 6 भाषाओं में से हम बात करते हैं अभी कौन कौन सी है। सबसे पहले 2004 में, और 2004 में दिया था बच्चे किसे? तमिल को। 2004 में किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तमिल के बाद दूसरी भाषा अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत है, तीसरी तेलुगु है। तो देखिएगा, संस्कृत, तो संस्कृत दूसरी शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु तीसरी शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु है ना। और संस्कृत को कब? 2005 में, और तेलुगु को कब? 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। चौथी भाषा के रूप में बात करें तो कन्नड़ हो गया बच्चे। कौन सी चौथी भाषा बात करें तो कन्नड़, और कन्नड़ को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। पांचवी भाषा की बात करें तो आएगा मलयालम, और मलयालम को केरला की भाषा है, 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और छठी भाषा की बात करें तो उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो बताएगा, क्वेश्चन आपके पास है, किसे इनमें से? गुजराती तो है ही नहीं, कन्नड़ और तेलुगु दोनों है, देख रहे हो ना। कन्नड़ को 2008 में और तेलुगु को 2008 में। तो आपका आंसर होगा 2-3 सी आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। शास्त्रीय भाषा का मतलब पुरानी भाषा, शास्त्रों के प्राचीन ग्रंथों की भाषा जो थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीनिंग पर है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम बताएगा, सीक्वेंस बताएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगस्त प्रस्ताव, आपको पता है कि 8 अगस्त 1940 को देखोगे NIN, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमा, मतलब ये 1945 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है।
रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह, तो ये 1946 का है। तो देखिए पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा 3, बोले ना, तो 3 यहाँ भी है। फिर 42 के बाद आएगा कौन सा, 40, सॉरी पहला आएगा 1 अगस्त 40, एक यहाँ भी है। फिर आएगा 3 यहाँ भी है, दोनों आ रहे हैं। फिर आएगा 40 के बाद 42 के बाद 45 2, तो 2 यहाँ पे हो गया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चे, क्योंकि 46 से है तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, क्रम से लगाना था। अगला क्वेश्चन देखेगा यहाँ पे 25, क्वेश्चन नंबर 25, ओ सॉरी 18 में कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको बताया था कि धर्मांतर स्वतंत्रता का अधिकार हमारे यहाँ जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, अंतःकरण कर सकता है और उस धर्म के अनुसार आचरण और व्यवहार कर सकता है, लेकिन किसी भी धर्म का विरोधी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। मैं स्वतंत्र हूं किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, लेकिन किसके अधीन रहते हुए, तो यह कहता है कि लोक व्यवस्था का मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के अधीन रहते हुए, मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार, एक ऐसे नैतिक के अधीन, स्वास्थ्य, हाँ, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को या सभी व्यक्तियों को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपना सकता है, अंतःकरण कर सकता है और उसके अनुसार आचरण और व्यवहार कर सकता है। ये मेरा संविधान का आर्टिकल 25 कहता है। लेकिन इसमें मानववाद नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, मतलब है ना, किसी भी धर्म को अपना सकता है, 25 में है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नहीं है, मतलब इसमें तो ये नहीं आएगा बच्चे, आर्टिकल 25 में इसके अधीन नहीं है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा, सूर्य मंदिर, ये मिलान करना है, बहुत आसान है ना, मैंने छोटा क्वेश्चन रखा। देखिए सूर्य मंदिर कहाँ पे, तो आपको पता ही है कोणार्क के अंदर है। हवा महल कहाँ पे, जयपुर के अंदर है, बिल्कुल पिंक सिटी जयपुर है ना। और आपको लिंगराज मंदिर कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 3, हाँ ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। देखिएगा पहला ये आंसर इसका है बच्चे, मैच करना था बस, कहाँ पे कौन सा मंदिर है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है ना, सूर्य मंदिर कोणार्क के अंदर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जयपुर, गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक। तो ये आपको सीधा आंसर याद रखना है इसका बस। देखेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ये क्या कह रहा है, यहां पे देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय की पहचान कीजिएगा। आपको पता है जो हमारे यहाँ डीपीएसपी है, डीपीएसपी भारत के संविधान के भाग 4 में है और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। और डीपीएसपी राज्यों के लिए क्या है, राज्यों के लिए निर्देश है, जैसे मौलिक अधिकार किसके लिए हैं, मौलिक अधिकार नागरिक और व्यक्तियों के लिए हैं। ये राज्यों के निर्देश हैं बच्चे, कौन, डीपीएसपी। इसमें राज्यों के लिए कहा जाता है कि राज्य ये करे, राज्य वो करे, सो करे, है ना। तो इनमें से कह रहा है कौन सा डीपीएसपी की पहचान कीजिए, बोल कौन सा इनमें से डीपीएसपी है। तो आपको पता होना चाहिए अस्पृश्यता का अंत, अरे छुआछूत का अंत तो बच्चे मेरे संविधान में आर्टिकल 17 कहता है, ये तो मौलिक अधिकार है, ये डीपीएसपी नहीं है। बेगारी अथवा बलात्श्रम का प्रतिषेध, आपने देखा है कि बड़े बेगारी, बिना पैसे के मजदूरी कराना, बलात्श्रम मतलब किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य लेना, मतलब जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया है, वैश्यावृत्ति हो गया है, दास प्रथा हो गया है। तो ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 23 कहता है बच्चे, ये भी मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, शोषण नहीं होने देता है। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम का निषेध, अरे आर्टिकल 24 ने कहता 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कल कारखाने, फैक्ट्रियों आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा बोल। तो ये कौन बोलता है, तो यही तो कहता है बच्चे, बोलो ना, सुन रहे हो मेरी बात। तो ये तो मौलिक अधिकार हो गए तीनों। अरे मद्य निषेध का मतलब जिसे हम कहते हैं मादक पदार्थों का निषेध, देखेगा ये मेरे संविधान में आर्टिकल 47 है और आर्टिकल 47 डीपीएसपी है।
डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से हम लिए इसे? आयरलैंड के संविधान से हमने लिए, और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए हैं। इनको हम 3 भागों में बांटते हैं, उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। तो देखिएगा मद्य निषेध 47 क्या कहता है कि इसमें राज्य को निर्देश है कि राज्य पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि का प्रयास करे। बल 47 कह रहा ऐसे पदार्थों पर, ऐसे मादक पदार्थों पर, नशीले पदार्थों पर या ऐसी औषधियों पर राज्य प्रतिबंध लगाए जो हमारे शरीर पर गलत प्रभाव डालते हैं। और आज राज्य ने कानून बनाया है, इन नशीले पदार्थों को, मिलावटी पदार्थों को रोकने का राज्य प्रयास कर रहा है। ये राज्य को डीपीएसपी कहता है। तो आपका आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे? नीति निर्देशक तत्वों के विषय की पहचान की। तो यही तो डीपीएसपी है, और तो मौलिक अधिकार है तीनों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेगा जरा, ये देखेगा संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का कार्य क्या है? बोल, देखिए गिलोटिन क्या होता है। देखिएगा जब संसद के अंदर कोई विधेयक लाए जाते हैं तो विधेयक पर पहले चर्चाएं होती है, तब जाके मतदान होता है ना। लेकिन गिलोटिन का मतलब होता है कि बिना चर्चा के सीधे वोटिंग करवाना, मतलब यही गिलोटिन कहलाता है। तो बन रहा कहीं पे आंसर, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, ये तो है ही नहीं। सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार करना नहीं, सदन के स्थगित कर देना नहीं, बल्कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अगर माना किसी विधेयक पर बहस चर्चाएं नहीं करनी है, उसे सीधे वोटिंग करवानी है, तो उसी को लिए पहले गिलोटिन प्रस्ताव आता है। तो उसी प्रक्रिया को हम गिलोटिन कहते हैं संसदीय प्रक्रिया में, है ना। वैसे क्या होता है, कोई भी बिल रखा जाता है तो उस पर चर्चाएं होती है, टाइम काफी लगता है, लेकिन हमें समय की बचत के लिए किसी विधेयक को रखना है, तुरंत वोटिंग करवानी, चर्चा ना करवानी है, तो वही गिलोटिन बच्चे आपका, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था, ऐसे फैक्ट वैसे थे। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? बल, देखो ना, सूर्य मंदिरों के लिए कौन सा विख्यात है? बल, तो यहां पे देखिएगा एक आ रहा है अर्शवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनेगा, केवल एक और 3, 1 2 3 और 2 और 3। तो आपका आंसर होगा बच्चे, जो अर्शावल्ली गांव है ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, और यही आपका सूर्य मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अर्शावल्ली, है ना, अर्शवल्ली, है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कोड नंबर 1 केवल आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेगा, जल का वाष्प में परिवर्तन होना। अब देखिए जल जो है, जल से क्या बन रही? वाष्प। लेकिन वाष्प से जल भी तो बन सकता है। अगर किसी वस्तु से दोबारा वही वस्तु बनाना है ना, तो उसी का हम क्या कर सकते हैं बच्चे, उसे हम कहते हैं कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसे हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु को तो बना रहे हैं, लेकिन उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वही मैं बात कर रहा हूं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे दूध से दही बन रही है, क्या दही से दूध बनेगा? लकड़ी से राख बन रहा है, लेकिन राख से लकड़ी थोड़ी ना बनेगी, है ना। तो वैसे याद रखना, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? दूध से क्या? दही बनना। तो दूध से दही बन रही है, लेकिन दही से दूध नहीं बन रही, एक तरफ होती है, मतलब एक तरफा। या लकड़ी से राख बनना, ये भी है। लेकिन जल से वाष्प बनना, लेकिन वाष्प से जल भी तो बनता है। वाष्पीकरण हो गया, बादल कंडेंसेशन होता है, फिर वर्षा हो जाती है, तो वही क्रिया आपकी क्या है? भौतिक परिवर्तन कहलाती है। ध्यान देगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और जो इखरी परिवर्तन होता है उसमें नहीं। तो याद रखना, दूध से दही, दही से दूध नहीं, जल से वाष्प, तो जिनमें दोबारा बन जाता है वो आपको ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो याद रखना बच्चे,
इसका आंसर होगा सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम गुजरात के अंदर है। इसका नाम परिवर्तन करके निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है और ये आपका आंसर होगा। एडन गार्डन कहां पे है? एडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता के अंदर है। सुना है, मैच होते रहते हैं। डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहां है? तो डी.वाई. मुंबई के अंदर है। और अगर बात करते हैं कौन सा, एम चिन्ना स्वामी, तो एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? ये कर्नाटक बंगलुरु के अंदर है। तो ये याद रखना। तो ये आपका आंसर हमारा बी था। और आज का टेस्ट सीरीज यहीं पे एंड होती है। लेकिन आप एक चीज जरूर ध्यान देना कि हमारे शिखर संस्थान में एक ऑफलाइन ऑनलाइन नया बैच शुरू होने वाला है 17 जून से। और 17 जून से नया बैच है मॉर्निंग, जिसका टाइमिंग होगा 7:30 बजे से, है ना। 3 घंटे की क्लास होती है। 7:30 से 8:30 1 घंटा आपका सब्जेक्ट अभी हमने बता रहे कौन कौन सा है। 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30 बजे तक आपका क्या होगा, 3 घंटे का ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस आपको मिलेगा। और बहुत ही अच्छी डिटेल क्लास उसमें दी जाएगी। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको कोर्स चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 17 तारीख को हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें। ऑफलाइन भी है तो ऑफलाइन आकर के यहीं पे ज्वाइन करें। लेकिन ऑनलाइन जिसको करना है वो हमारे शिखर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाकर के या ऐप पे जाकर के वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से प्राप्त करें। लेकिन कोर्स शुरू होने से एक दिन पहले हम आपको दोबारा अवगत कराएंगे पूरा डिटेल में, टाइमिंग क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, फीस क्या होगी, ये सारा हम उस दिन बताएंगे। तो सभी लोगों से विनती है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद।